नमस्कार। कार्यक्रम हमारे मेहमान में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का ये कार्यक्रम बहुत विशेष है। वो इस मायने में कि आज इस कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान हैं वो अति विशेष हैं। हम इनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आचार्य विनोबा भावे जी और उनके विचार धरोहर हैं हमारे भारत की, और उनके विचारों को आत्मसात करके उसे आधार बना करके बस्तर जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की आदिवासी कन्याओं के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने वाले पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी और उनका माता रुक्मणी सेवा संस्थान धरोहर है बस्तर की। पद्मश्री जब इन्हें दिया गया तो ऐसा लगा जैसे पद्मश्री स्वयं सम्मानित हुआ है। हम जब इनसे मिले ये अनुभूति हमें हुई, आपको भी यही अनुभूति होगी इनसे मिलकर। लेकिन इनसे मिले इससे पहले आइए इनकी जीवन शैली और इनकी सोच की एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं। मानव जीवन की सार्थकता परोपकार में है, ये सत्य लगभग सभी जानते हैं, पर कुछ जन ऐसे होते हैं जो इस सत्य को ही जीवन बना लेते हैं। ऐसे ही विलक्षण गुणों से युक्त ये व्यक्तित्व हैं पद्मश्री धर्मपाल सैनी। डिमरापाल बस्तर में माता रुक्मणी सेवा संस्थान के संस्थापक और बस्तर में आदिवासी बालिकाओं के लिए शिक्षा का पथ निर्माण करने वाले कर्मयोगी। 93 वर्ष की आयु पर उत्साह नवयुवकों सा, साधारण काया पर आत्मबल असाधारण, आशाओं के दीपक सी जगमगाती आंखें और निश्चल मन से उभरी निश्चल हंसी। जीवन के परिपक्व अनुभव लिए होने के संग बच्चों के साथ बच्चा बन जाने की हैरत में डालती प्रतिभा के धनी धर्मपाल जी। आचार्य विनोबा भावे की शिक्षा और संस्कारों से उपकृत एवं उनके विचारों को जीवन का लक्ष्य मानकर वर्ष 1976 में बस्तर पहुंचकर माता रुक्मणी सेवा संस्थान की स्थापना और बस्तर की आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा के लिए माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम की स्थापना एक ऐसा यज्ञ था जिसमें धर्मपाल जी ने अपने व्यक्तिगत सुखों की आहुति दे दी। इस यज्ञ की ज्योति अब भी प्रज्वलित है और प्रकाशित कर रही है बस्तर की आदिवासी बालिकाओं के शिक्षित विकसित भविष्य की राह। मगर इस राह का निर्माण आसान नहीं था। अनजान क्षेत्र, अजनबी लोग, अपरिचित भाषा बोली, अनबुझी पहेलियां, इन सभी ने बारी बारी से चुनौतियां पेश की। पर ये सब कहाँ जानते थे कि जिनके रास्ते में वे चुनौतियों के पत्थर बिछा रहे हैं वो कोई साधारण मानव नहीं है। दृढ़ निश्चय और अदम्य साहस के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित ये साधारण सा दिखने वाला मानव अविचल तपस्वी और अजेय योद्धा है। चुनौतियों ने सर झुकाया। इस योद्धा धर्मपाल सैनी की विजय हुई। अलंकरण हुआ राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मश्री से। पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी के अलंकरण से अलंकृत हुआ बस्तर की आदिवासी बालिकाओं का भविष्य भी। हमने आपसे कहा था कि जब आप इनसे मिलेंगे तो आपको ये अनुभूति होगी कि धर्मपाल सैनी जी को पद्मश्री दे करके स्वयं पद्मश्री सम्मानित हुआ है। भारत सरकार का ये निर्णय सम्मानित हुआ है। आइए अब आपसे इनकी मुलाकात करवाएं। धर्मपाल जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके स्वागत का मैं आभारी हूँ जी। धर्मपाल जी, सबसे पहला जो प्रश्न मन में आता है वो ये कि आपने अपना पूरा जीवन बस्तर के लिए समर्पित कर दिया, यहाँ की आदिवासी कन्याओं के उत्थान के लिए समर्पित किया है। तो बस्तर के बारे में आपकी सोच क्या है? किस तरह से परिभाषित करेंगे आप बस्तर को? देखिए, मैं मालवा का रहने वाला हूँ जी। और मालवा से जब मैं यहाँ आया तो मालवा का आदिवासी क्षेत्र जहाँ बस्तर अभी दिखाई देता है जी, वहाँ था। अच्छा, इतना अंतर था, मतलब विकसित था वो क्षेत्र, इतना आगे बढ़ चुका था। उनमें शिक्षा की और दूसरी जो आधुनिक जीवन की चेतना है जी, वो आ चुकी थी।
बढ़ चुकी थी, आई नहीं थी बल्कि बढ़ चुकी थी। जी। और यहाँ उसका नामो निशान नहीं था। अच्छा। ये अंतर मुझे आते ही मैं यहाँ रहा और मुझे दिखाई दिया। जी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही मध्य प्रदेश जी। और उसके पूर्व और पश्चिम में इतना अंतर आदिवासी क्षेत्र में। तो उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि गुजरात पास में होने से वहाँ जी। गांधी जी का बहुत व्यापक असर था। जी हाँ। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा काम हुए थे। जी। उन कामों का यहाँ पर नामो निशान नहीं था जी। जो वहाँ कई साल पहले शुरू हो चुके थे। जी। तो यहाँ उसका नामो निशान भी नहीं था, बल्कि एक तरह से हम लोगों ने आके उनको चिन्हित किया है जी। कि यहाँ क्या करें। तो बहुत सारे सुझाव मुझे यहाँ मिले, बहुत सारे मुझे विचार भी आए, खुद भी मेरे मन में बड़ा उत्साह था। जी। मैं बहुत उत्साह से आया था यहाँ जी। और मुझे लगता था कि मैं बहुत बड़े बड़े काम करूँगा। जी। लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे लगा कि यहाँ तो बड़ा काम, बड़े काम का जो आधार चाहिए, आधार चाहिए। जी हाँ। वो आधार बनाना पड़ेगा पहले। मतलब एक जमीन चाहिए आपको। जमीन चाहिए। जी। बड़े आधार के लिए जो मनोवैज्ञानिक जमीन चाहिए। जी। और जो एक परिवर्तन का उत्साह चाहिए। जी। परिवर्तन करने का अपने आप में, अपने जीवन शैली में, अपने कार्यक्रमों में, जी हाँ। अपने आर्थिक जो उपक्रम हम करते हैं, आर्थिक जो जीवन जीते हैं, सामाजिक जीवन जीते हैं, जी। उनमें जो हमारे अंदर जो एक चेतना आनी चाहिए आधुनिकता की, जी हाँ। वो उसका तो मुझे यहाँ लक्ष्य नहीं दिखाई दिया जी। कि यहाँ है एक बहुत मस्ती भरा जीवन। अपना जीवन जो यहाँ का था, अपना जी खुद हाँ। का इनका जीवन, जी। यह जो जीवन मुझे वो अपने मौलिक और अलौकिक रूप में देखने को मिला। बिल्कुल प्राकृतिक था, बिल्कुल ये कह सकते हैं। एकदम प्राकृतिक। जी। और वो इतना मौलिक था जी। कि अगर वहाँ मन में कुछ चीज़ आ जाए जी। तो वो बाहर जाने के लिए निकलती नहीं थी और वो वैसी की वैसी रहना चाहती थी जी। जैसी वो है। मतलब नहीं अपने तो- प्राकृतिक स्वरूप में कह सकते नहीं तो मेरा ये वो रहा है कि मैंने जहाँ किसी चीज़ को देखा किसी को, हैं। जी हाँ। तो मेरा मस्तिष्क तुरंत काम करता है जी। और उसमें से नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है। जी। लेकिन यहाँ मेरे मस्तिष्क ने वो कोशिश नहीं की। अच्छा। जी। लेकिन यहाँ- कोशिश तो नजर आई, सबको नजर आई कि आपका जो उत्साह है वो धीरे धीरे बस्तर के पूरे आदिवासी समुदाय का उत्साह बन गया। आपको वो ज़मीन भी मिली, वैचारिक ज़मीन, जिस पर माता रुक्मणी सेवा संस्थान और माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम की आपने स्थापना की। तो इसकी नींव कैसे पड़ी, कहाँ से शुरुआत हुई, उद्देश्य क्या रहा इसका? देखिए 1976 में विनोबा जी के साथ बातचीत कर रहा था। विनोबा जी के साथ? जी हाँ। जी हाँ। उनकी माता जी की 100वीं जयंती वहाँ मनाई जा रही थी जी। और विनोबा जी ने एक बहुत 15 मिनट का बहुत ओजस्वी भाषण दिया जी। और उसके बाद में उन्होंने समाप्त किया और समाप्ति में बोले कि हम अपनी माँ के 3 बेटे, जी। तीनों बाल ब्रह्मचारी, जी। तीनों स्वाधीनता आंदोलन में, जी। तीनों गांधी जी के साथ में, जी। और तीनों ने शादी नहीं करी जी। और हम समाप्तम तो सब समाप्तम। जी। सही है। तो मैं केवल भूषण जी के साथ बैठा हुआ था। जी। केवल भूषण जी मुझे बहुत आग्रह कर रहे थे कि मालवा में तो बहुत युवक लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं, रचनात्मक कामों में लगे हैं, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में सब राजनीति में जाना चाहते हैं, रचनात्मक काम नहीं करना चाहते, तो आप चलो वहाँ पर। जी। लेकिन मालवा छोड़ते नहीं बनता, मालवा वाला तो बहुत प्यारा क्षेत्र है मालवा। जी। छोड़ते नहीं बनता, जन्मभूमि छोड़ना ऐसे भी आसान नहीं कोई होता। आसान नहीं होता है, आप जी। ठीक कह रहे हैं। तो जब आप बस्तर पहुँचे और आपने विनोबा भावे जी के विचारों को लेकर के और यहाँ पर एक नई शुरुआत की, जब आपने कोशिश की, तो वो शुरुआत कैसी रही और किस तरह से ये जो आदिवासी कन्या आश्रम है इसकी स्थापना हुई? देखिए जब मैं यहाँ आया उसके पहले मैं आदिवासी क्षेत्रों में काफ़ी काम कर रहा था, जी। तो वहाँ भी मेरा अनुभव ये था और यहाँ आने के बाद में वो अनुभव और परिपक्व हो गया कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा जीवन के सारे कामों को जो बोझ होता है, जी हाँ। जिसको हम लोग बोझ समझते हैं, जी, जी। या जिसको हम ड्यूटी समझते हैं, लेकिन या जिम्मेदारी है वो। जो जिम्मेदारी समझते जी। हैं, वो जिम्मेदारी बड़ी मात्रा में महिलाएं निभाती हैं। जी हाँ। खास करके आर्थिक जिम्मेदारियाँ तो महिलाओं के ऊपर, जी हाँ। चाहे मालवा हो, चाहे ये यहाँ का छत्तीसगढ़ क्षेत्र हो, जी। या आदिवासी क्षेत्र कहीं का भी हो हिंदुस्तान का, वहाँ महिलाओं के पास में
आर्थिक जिम्मेदारियां नंबर 1 पर रही हैं। आदिवासी समुदाय की ये एक विशेषता है कि महिलाएं जो हैं वो धुरी होती हैं। वो आर्थिक धुरी रही हैं। जी हाँ, आर्थिक सारी प्रक्रियाएं जो हैं सारी प्रक्रिया वो उनके इर्द गिर्द घूमती हैं। आर्थिक के साथ में जो दूसरी सारी प्रक्रियाएं चलती है जी समाज हाँ। जीवन की, जी हाँ। वो सारी धुरी, जब आर्थिक धुरी महिलाएं होगी जी तो हाँ। सारी धुरियां अपने आप वो सारे हाँ। स्रोत महिलाएं बनी हुई थी। जी तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ कन्या शिक्षा से शुरू करेंगे। जी, तो ये कन्या शिक्षा बहुत ज़रूरी थी। मतलब आर्थिक धुरी थी, सामाजिक धुरी थी यहाँ की महिलाएं, लेकिन शिक्षा का अभाव था। शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव था, मैंने उसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। यहाँ पर ये जो अपना लोहंडीगुड़ा का जो बाज़ार है जी उस बाज़ार में मैं एक दिन मैं ये सोचता फिर रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आर्थिक शुरू करूँ कि सामाजिक शुरू करूँ कि सांस्कृतिक से शुरू करूँ जी कि हाँ। क्या शुरू करूँ, किस बिंदु को पकड़ूँ शुरुआत से। जी हाँ। मैं इसमें खोज रहा था, 3 महीने निकल गए थे मेरे, जी। लेकिन मैं बहुत बेचैन था। और कभी कभी मुझे लगता था, अब मैं सच ही बोलूँ थोड़ा सा आपसे, जी। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं यहाँ फेल हो जाऊँगा। अच्छा, मतलब ये यहाँ भावना भी आई मन में। ये अजीब तरह की चुप्पी थी यहाँ पर, जी एक अजीब तरह की वो अस्वीकृति थी। जी अगर मैं बहुत कड़ा शब्द बोलूँ जी। तो एक अजीब अस्वीकृति थी किसी भी नई चीज़ की। मतलब कभी भी देखिए, प्रकृति के बीच जब कभी भी हम देखते हैं व्यावसायिकता आती है, आधुनिकता आती है, तो प्रकृति जो है वो अस्वीकार करती ही है उसको। लेकिन जब लगता है कि वो आने वाला बदलाव जो है वो बेहतरी के लिए है, तो फिर वो उसे स्वीकार कर लेती है। तो ये स्वीकार कब किया लोगों ने आपको और आपकी सोच को, बस्तर के लोगों ने? उसके लिए 3 महीने लगे मुझे। 3 महीने लग गए? 3 महीने में सोचता रहा जी और इन 3 महीने में कम से कम 5-7 बार रोया रात को जी। कि मैं यहाँ कहाँ आ गया। क्या बात है। महात्मा जैसा क्षेत्र छोड़ के, जी वो मानसिक रूप से समृद्ध, बौद्धिक रूप से समृद्ध, जी। आर्थिक रूप से बहुत आगे बढ़ा हुआ जी और जीवन शैली बहुत अच्छी, जी। और उनके बीच में काम करने का जो एक बौद्धिक स्तर था, बहुत ऊंचे दर्जे के बौद्धिक स्तर से काम करना जी पड़ता हाँ। था। और यहाँ तो उसके बारे में समझ ही गया। समझ में नहीं आता था कैसे शुरू करें लोगों के साथ में। यहाँ पहला कदम बढ़ाना था आपको, वो लोगों ढूंढने के साथ मिलकर। वो मुझे ढूंढने में 3 महीने लगे जी कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। जी लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ जीवन की जो उत्कृष्टता है जी वो एक बिल्कुल नवीन शैली के लिए तैयार है। क्या बात है। जी जो मुझे मालवा के उस क्षेत्र में वो जीवन की उत्कृष्टता का जी। जो एक नंबर 2 दिखाई दिया, क्योंकि जी। वो आगे बढ़ चुके थे, जी तो वो मुझे आदिवासी क्षेत्र के बीच में नंबर 1 पे नहीं मिला, जी। वो मुझे यहाँ नंबर 1 पे मिला क्या बात है। जी हाँ कि हमारा मौलिक जीवन ये है। जी और इस मौलिक जीवन में जो आनंद है, उस आनंद को हम गड़बड़ नहीं करना चाहते हैं और कुछ नहीं था। जी जो आनंद हम जी रहे हैं, हमको अपनी सादगी में जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं, जी हाँ। उसको हम इन चीज़ों के द्वारा अस्त व्यस्त नहीं करना चाहते हैं। जी मुझे ये लगता था कि मुझे मेरा अपना खुद के जीवन में लगता था जी कि जीवन शैली जरा सी बदली कि एक बार अस्त व्यस्तता आती है, जी हाँ थोड़ी घबराहट भी होती है, जी थोड़ी सी ये भी लगता है कि हम जीतेंगे कि हारेंगे, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आशा और निराशा के बीच झूलते हैं ये हम। झूलते हैं थोड़ा सा। जी हाँ तो वो जब मैं यहाँ कोई नई बात करता था तो वो मुझे दिखाई देती थी, जी। लेकिन निष्कर्ष ही नहीं निकल रहा था। जी वो तो सब जगह होता है, जब हम समाज सेवा जी करने हाँ। गए जी। तो हम जहाँ कहीं भी गए जी। तो ये झूलने वाली बात तो सब दूर आई, जी लेकिन दूसरी जगह पर निष्कर्ष बहुत जल्दी आते थे जी। और यहाँ निष्कर्ष नहीं आ रहा था। तो कब बालिकाएं यहाँ की तैयार हुई शिक्षा के लिए, और कब उनके परिवार वालों ने उन्हें आपके संस्थान में भेजा? नहीं, इसी में से बालिका शिक्षा निकली। जी मुझे लगा कि नहीं, आर्थिक रूप से तो बड़े मौजी लोग हैं, जी बहुत आनंद से जी रहे हैं, इनके आर्थिक जीवन की जो मौलिकता है जी। और जो इनकी अपनी उमंग है, जो जीने की ललक है, जी हाँ। उसको छेड़ना अच्छा नहीं है। आवश्यकताएं सीमित थी। ये तो मिलेगा नहीं। जी। इतने आनंद के साथ ये जीवन जी रहे थे यहाँ पर। जी और बहुत सादगी में वो जो आनंद था और जो जोश खरोश था, जो उत्साह था, उसको छेड़ने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। जी एक दूसरा कारण ये भी है, तो फिर क्या करें, शुरू तो करना था समाज सेवा का, शुरू करना जी था, हाँ। तो फिर मैंने शिक्षा ही चुना। जी और उसमें मैंने महिला शिक्षा ऐसे चुना
कि यहाँ करीब करीब सारी लीडरशिप जी, महिलाओं के हाथ में थी। महिला प्रधान मैं जहाँ कहीं समुदाय देखता- था यहाँ मैं का। जहाँ कहीं जी देखता हाँ। था वहाँ महिला हाजिर थी। जी मैंने जिस किसी क्षेत्र में भी उत्साह का देखा जी हाँ। तो महिलाएं हाजिर मिली मुझे। और ये आज भी ये विशेषता है यहाँ के ग्रामीण समुदाय की, आदिवासी समुदाय की आज भी विशेषता है। जी हाँ। विशेषता तो जा नहीं सकती, जी हाँ। जो मौलिक विशेषता है जी वो जाएगी तो विनाश हो जाएगा। जी हाँ, स्थायी स्वभाव है वो उनका। तो जाएगी नहीं। जी लेकिन शिक्षा ने जो एक सामंजस्य बैठाया है, जी हाँ। वो जो सामंजस्य चाहिए समाज में कि जहाँ स्त्री पुरुष दोनों साथ साथ चलें, जी वो चीज़ बस्तर में देखने के लिए मुझे मिल रही है। और मेरे को अगर कोई समय बड़ा आनंद कोई चीज़ दे रही है तो वो ये दे रही है कि यहाँ वो जो पहले थी खाली महिलाओं की जागृति के एक अलग अलग चिन्ह दिखाई देते थे, जी हाँ। वो अब महिला पुरुषों में जो दूरियां थी जी। वो बहुत कम हुई हैं। वो लगभग 7-7 कदम मिला के चल रहे जी। हैं। तो यहाँ के जनजातीय क्षेत्रों में जो समय बड़ा मौलिक परिवर्तन में देख रहा जी। हूँ और जो समय आज़ादी भरा प्रयत्न देख रहा हूँ, जी उन्होंने अपने आप को कहीं आगे पीछे नहीं किया। जी उनके मन में आगे पीछे का दर्द नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो 7-7 कदम बढ़ा के चल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है तो ये। ये जो मुझे दिखाई दिया जी। वो यहाँ जितना साफ दिखाई दिया उतना मुझे दूसरे क्षेत्रों में नहीं दिखाई दिया। जी। महिलाएं कई महिलाएं बहुत आगे बढ़ जाती थी, कहीं शिक्षा में पुरुष आ गया तो वो महिला पिछड़ गई, पुरुष आगे बढ़ गया। लेकिन यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ महिलाओं में पुरुषों से कोई अलगाव की भावना नहीं है। जी हाँ, वो सामंजस्य की भावना है। सामंजस्य की भावना बहुत जबरदस्त और मौलिक रूप से है। जी हाँ। वो उनको पता नहीं पड़ती लेकिन वो जीती मौलिकता में है। जी हाँ, ये मतलब ये प्राकृतिक एक स्वभाव है और ये उनके अंदर रचा बसा है ये। जी अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आदिवासी कन्या आश्रम में किस तरह की शिक्षा की व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं इस संस्थान के माध्यम से बस्तर जैसे क्षेत्र की आदिवासी कन्याओं को दी जा रही हैं? देखिए ये इसका मैं आपको अभी उत्तर दूंगा, लेकिन जी। आपने जिसके पहले प्रश्न किया था क्यों शुरू किया, जी हाँ। तो जब यहाँ मैंने देखा तो यहाँ सब जगह मुझे एक ही चीज़ दिखाई दी कि अगर मैं यहाँ महिलाओं के बीच में कुछ नया कर पाया जी तो यहाँ के सारे जीवन में नयापन चला जाएगा। और जी उसका एक बड़ा कारण ये लगा कि मुझे यहाँ एक जीवन की एक बड़ी सच्चाई बहुत उजागर मेरे सामने हुई जी हाँ। कि एक महिला 2 घर का उद्धार करती है। जी हाँ, मैंने इसको अपना मुख्य वाक्य बनाया क्या बात है। कि एक महिला 2 घर का उद्धार करती है, और अपने हाँ। पिता को घर को भी संवार देती है और अपने ससुराल को भी संवार, अपने दूसरे पिता के वहाँ जाकर के जिसको पिता बनाती जी है हाँ। उसका परिवार भी संभाल देती है। जी हाँ। इससे महिलाएं 2 परिवारों को संभालती क्या है, बात पुरुष एक परिवार को संभालता है। और कहते भी है ना कि पुरुष को शिक्षित करो तो केवल पुरुष शिक्षित होता है, महिला को शिक्षित करो तो पूरा परिवार शिक्षित परिवार होता शिक्षित है। हो। जी हाँ। इसमें से ये दूसरी चीज़ निकली जी। कि महिला को शिक्षित कर दो तो उसका जो लड़का होगी लड़की दो होगी, दोनों को पढ़ाएगी, वो कोई भेदभाव नहीं करने वाली है, जी हाँ। तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती हैं। ये दूसरी चीज़ निकली और इसलिए मुझे फिर लगा कि नहीं, मैं यहाँ महिला शिक्षा से ही शुरू करूँगा। बिल्कुल। हालांकि मुझे बहुत चुनौतियाँ दी गई और जी। बहुत डराया गया जी कि बस्तर में आज तक कोई सफल नहीं हुआ महिला को पढ़ाने में, तो आप क्यों माथा फोड़ रहे हो, अपना क्यों सिर फोड़ रहे हो। सोच जब बदली आपने लोगों की और आज भी आप इस सोच को लगातार बदल रहे हैं, तो आपके आश्रम के माध्यम से कैसी सुविधाएं लोगों को पढ़ने की और आगे बढ़ने की आप दे रहे हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं आपके यहाँ? देखिए मैंने यहाँ के बच्चों के लिए जी जो मुझे समस्या लगी कि ये समस्या है जी उसको एक सुविधा में रूपांतरित करने की कोशिश की है। जी मेरे जीवन के जो 20-25-30 साल यहाँ गुजरे हैं जी वो सिर्फ इसमें गुजरे हैं कि मुझे लगा ये समस्या है, जी। ये समस्या इनको पढ़ने में मददगार नहीं है, जी। ये इनके पढ़ने में रुकावट लगेगी, तो मैंने उस रुकावट को हटाने की कोशिश की है। तो आश्रम विद्यालय है आपका? इसलिए यहाँ आश्रम विद्यालय स्थापित, ये आश्रम का स्वरूप जो यहाँ बनाया जी। वो मेरे जहन में बनाया नहीं था, जी। ना मैं किसी क्षेत्र की नकल करी, मैंने गुजरात की या दूसरे स्थानों के आश्रमों की नकल नहीं की है। जी हाँ। मैंने यहाँ पर बिल्कुल मौलिक जीवन जिया है कि यहाँ जो समस्याएं मेरे सामने आती गई जी। मैं उन पर विचार करता गया और यहाँ उन बच्चों के साथ में रह करके उसको एक रूप देने की कोशिश करी, जी। उसको रूप देता गया और बच्चे उसमें खुश हो गए, मैंने इसको जारी रखा। बच्चे खुश नहीं हुए, मैंने इसको बदल दिया। और यहाँ समय बड़ी बात
जी जो जो मैं मानता हूँ मेरी जो समय बड़ी सफलता है जी और यहाँ जो मेरे कार्य करने की शैली रही है जी। वो ये रही कि मैंने अपने आश्रम के विद्यार्थियों के जीवन में जो मैं परिवर्तन लाया जी उन अपने विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार किया कि वो जो परिवर्तन मैं यहाँ आश्रम के जीवन में उनमें ला रहा था जी। वो उनके घरों में पहुँचे और घरों में पहुँचाने वाला मैं नहीं रहूँ, जी। उनके बेटा बेटी रहें। मतलब ये है कि केवल निश्चित पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं दी गई, उनको जीवन की शिक्षा दी गई है कि कैसे जीवन को मतलब आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए साहस के साथ जिया जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक समझा। जी हाँ। पाठ्यक्रम की शिक्षा देना जी। एक रूटीन वर्क है और वो 2.5 घंटे का काम है। जी बाकी के जो 21 घंटे थे, जी हाँ। 22 घंटे थे, उसे मैंने अलग जिए हैं। जी पाठ्यक्रम तो 2.5 घंटे पूरा था। जी पाठ्यक्रम में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती। जी वो तो 2-2.5 घंटे में आपने 4 क्लासें ले ली हैं, 2.5-3 घंटे लगे उसमें दे दिया आपने। जी। मेरा वो 2.5-3 घंटे का अलग कार्यक्रम था। जी। वो मेरे शिक्षक लोग करते थे, जी। मैं उनका मार्गदर्शन करता था, वो करते थे। बाकी के जो 20-21 घंटे होते थे जी हाँ। वो जिया उनके साथ। तो ये जो कह सकते हैं कि ये धर्म का कार्य था, ये जो कर्ममय जीवन आपने जिया है, इसको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने आपको पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो हमें बताइए कि जब आपको पद्मश्री मिला तो कैसी भावना आपकी थी, उस कैसा माहौल था आपके आसपास, और क्या लगता है कि ये पद्मश्री जो है केवल सम्मान है या एक जिम्मेदारी नई उसका एहसास है? देखिए भाई जी, जब ये मुझे बताया गया कि आपको पद्मश्री मिल गई है जी तो कलेक्टर महोदय ने मेरे यहाँ भेजा आदमी को जी। कि आपको पद्मश्री मिल गई है। जी तो मैं उनके पास में गया, मैंने कहा कि जरा अच्छी तरह से देख लीजिए कि वो मेरे को मिली कि और किसी को मिली, वो लोग धर्मपात से नहीं आए क्या? जी तो उन्होंने अपने कागज़ पलटे, बोले नहीं नहीं आप धर्मपात में रहते हैं। मैंने कहा आप यूनिवर्सिटी के फॉलोअर हैं। मैंने कहा आप इस सन में आए। मैंने कहा तो फिर वो आप ही को मिली है। जी हाँ। तो मेरे को विश्वास हुआ जी। कि ये पद्मश्री मुझे दी गई है। तो उन्होंने पूछा आपको कैसा लगा? मुझे लगा ये मेरी नहीं है। जी। मैंने क्या किया ये यहाँ की जनता ने मुझे स्वीकार किया, उसके लिए मिली है। मतलब बस्तर वासियों को समर्पित किया आपने अपना ये पुरस्कार। बहुत सीधी बात थी। जी हाँ। अगर बस्तर वासियों ने मेरे जीवन को, मेरा जीवन बहुत सादा था जी हाँ। और सादा है। जी सादा है ही, जी। और मैं विचारों के आधार पर जीता हूँ। जी मैंने अपने जीवन के विचार के आधार पर खड़ा किया। जी। और यहाँ भी जो मेरे आश्रम जो थे और आश्रम में जो बच्चे आते थे, जी हाँ। मैंने उनको विचारों के आधार पर ही खड़ा किया। जी। और मुझे बहुत आनंद हुआ। जैसे मैं सहज अपने आप को खड़ा करता गया विचार के आधार पर। जी हाँ। यहाँ जो लड़के लड़कियाँ मेरे पास आए वो भी सीधे खड़े होते चले गए जी। और मुझे पता ही नहीं पड़ा कि ये सब कैसे बदल गया। जी। उनको भी पता नहीं पड़ा कि हम बदल गए। लेकिन बदलते बदलते आपने बस्तर की आदिवासी बालिकाओं को, यहाँ के महिला समाज को और पूरे बस्तर को इतना बदल दिया है कि आज एक नई पहचान के साथ बस्तर जो है वो पूरे राष्ट्र के सम्मुख सर उठाकर खड़ा है। बस्तर का आदिवासी समुदाय सर उठाकर आज खड़ा है। आपका माता रुक्मणी सेवा संस्थान, माता रुक्मणी आदिवासी कन्या आश्रम और स्वयं आप पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी आज बस्तर को पहचान दे भी रहे हैं और बस्तर की पहचान रच भी रहे हैं। धर्मपाल जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और एक नया रास्ता उन्हें दिखाने के लिए, एक नया उत्साह, नई उमंग के साथ जीवन जीने का हौसला उन्हें देने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।